गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने आपसे जो डिस्कस किया था दैट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो उसके जो थे आपको टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन बता दिए गए थे, उसकी जो बेसिक टर्म्स थी वो बता दी गई थी। तो आज बेटा आज आपको उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो आप देखेंगे क्या क्या है उसके कैसे न्यूमेरिकल करने हैं। एक दो पॉइंट आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो आप नेक्स्ट देखिए। तो एक चीज आपको मैंने बताई थी कि जब आपके पास व्हेन एसिड और बेस, नहीं एंड कर लीजिए, व्हेन एसिड एंड बेस और ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट react completely with each other, then तो बेटा क्या होता है उनका जो आपके पास इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। तो इनके जो आपस में इक्विवेलेंट होंगे ये बराबर हो जाएंगे, या आप इनकी जगह एसिड और बेस भी लिख सकते हैं बेटा। अब बात आती है आपके पास दैट इज मिली इक्विवेलेंट। ये तो इक्विवेलेंट हो गए, इसी तरह से ये इसमें भी से मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। तो ये भी क्या होता है बेटा, आपस में ये इक्वल होते हैं। और मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम? मिली इक्विवेलेंट निकालने के दो आपके पास ऑप्शन होते हैं बेटा। मिली इक्विवेलेंट, आपको जो इक्विवेलेंट दिया होता है या तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, तब आपके पास मिली इक्विवेलेंट निकल जाता है। या दूसरा क्या रहता है, नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर लो जो गिवन वॉल्यूम होगा बेटा आपके पास। क्या बताया कि मिली इक्विवेलेंट अगर आपने किसी भी ऑक्सीडेंट का, रिडक्टेंट का या एसिड या बेस का आपने कैलकुलेट करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट with 1000 or normality with the given volume of that particular substance। क्लियर? तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी आप जो है इसके बेस जो है वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेस जो है बेटा एग्जांपल एरिया न्यूमेरिकल का जो आपके पास, तो देखिए कैसे क्या है आपके पास न्यूमेरिकल, कैसे आपने इसमें क्या करना है। तो आपको जो इसमें दिया गया है बेटा दैट इज व्हेन 2.5 ग्राम सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट रिएक्ट कंप्लीटली विद 50 ml of n/10 KMnO4 solution, then calculate percentage purity of मोहर सॉल्ट। क्या बोला गया बेटा कि 2.5 ग्राम आपको कोई सैंपल दिया गया मोहर सॉल्ट का, और इसको कंप्लीटली रिएक्ट करवा गया किसके साथ? 50 ml n/10 KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। तो आपसे क्या पूछा गया, देन कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट। तो बेटा इसका मतलब है जो सैंपल है वो प्योर नहीं है, 100% प्योर नहीं है, उसमें जो है कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। तो वो चीज आपने कैलकुलेट करनी है कितना परसेंट जो है प्योर रहेगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें क्या मैंने 4 की आपके पास नॉर्मेलिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी से आप डायरेक्टली इसकी क्या निकालना है बेटा, इसका मिली इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। और मिली इक्विवेलेंट इसका निकाल के, और दूसरा आप मोहर सॉल्ट का भी मिली इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। उससे आपके पास आपका ये क्वेश्चन है ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा बेटा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम इसमें। तो देखिए बेटा इसमें दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका बेटा, KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे क्या हम निकालेंगे हम इसका जो मिली इक्विवेलेंट है, जैसे आपको पीछे समझाया। लेट, अब इसमें W जो है वो मास मान लिया हमने किसका बेटा, मोहर सॉल्ट का, भाई इतना मास इसमें प्योर प्रेजेंट है, डिवाइड बाई, और इसका जो आपके पास मोलर मास होता है उससे आप क्या कर दोगे, इसको बेटा डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आप इसका मोलर मास जो होता है बेटा दैट इज 392 होता है बेटा, 392। और इसका जो n फैक्टर होता है बेटा दैट इज 1। ये तो आपके पास निकल गया इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट को जब मिली इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर रहे हैं आप, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मिली इक्विवेलेंट में चेंज हो गया
दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बेटा दूसरी साइड आप क्या करेंगे, जो नॉर्मेलिटी दी हुई है आपके पास, तो नॉर्मेलिटी जो इसमें दे रखी है वो कितनी है बेटा, दैट इज 0 पॉइंट, आपके पास होगी 0.1, और वॉल्यूम कितना दिया बेटा 50 ml है। तो ये मिली इक्विवेलेंट निकल गई किसके आपके पास, दैट इज KMnO4 के बेटा। अब आपको क्या करना है, यहां से W की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो W विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 50 अपॉन 1000 और इनटू में 392। तो ये जो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास देखिए बेटा कितना है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1.96 ग्राम। क्लियर है, ये आ गया, इसका मतलब इतना प्योर है आपके पास जो इसका है। तो इसके बाद देयरफॉर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मोर सॉल्ट, तो परसेंटेज प्योरिटी जो आएगी बेटा इसकी आपके पास, तो देखिए क्या करेंगे, मींस प्योर मास डिवाइड बाय टोटल मास और मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्योर जो आया बेटा 1.96 और डिवाइड बाई जो टोटल दिया हुआ आपके पास वो है 2.5 इंटू में 100। तो ये आप क्या निकाल रहे हैं इसमें, परसेंटेज प्योरिटी, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो 78.4% आपके पास इसकी परसेंटेज प्योरिटी आ गई बेटा। देखिए दोबारा मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपके पास क्या दिया गया था, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ मोर सॉल्ट रिएक्ट कंप्लीटली विद 50 ml ऑफ N/10 KMnO4 सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मोर सॉल्ट। तो बेटा सीधा सा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, कोई भी ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट हो, एसिड या बेस हो, अगर वो आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उनका जो मिली इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है बेटा, मिली इक्विवेलेंट भी सेम होगा, और दूसरी बात आती है जो इक्विवेलेंट होता है वो भी सेम होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो अगर आपके पास इक्विवेलेंट गिवन है तो इक्विवेलेंट को आप क्या करोगे, कैसे मिली इक्विवेलेंट में चेंज कर दोगे, तो आप उसमें क्या करोगे, उसको जो है आप 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट को तो वो मिली इक्विवेलेंट में चेंज हो जाता है। तो ये चीज अगर आप चाहें तो मैं आपको लिख सकता हूं कि एक मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 इंटू इक्विवेलेंट। और बेटा दूसरी बात आती है कि यहाँ पे जो एन फैक्टर आया है वो 1 कैसे आया मोहर सॉल्ट में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोहर सॉल्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है तो वो होता है दैट इज FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो इस पूरे कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन होती है बेटा दैट इज Fe की होती है, बिकॉज इसमें अगर Fe को देखोगे तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है बेटा, तो +2 में प्रेजेंट है, तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन होती है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है बेटा बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इसका जो एन फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 1 रहेगा। और दूसरी बात है यहाँ पे एन फैक्टर की हमें जरूरत नहीं थी, नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दे रखी थी, तो 0.1 को हमने क्या कर दिया, मतलब नॉर्मेलिटी को हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वो उसका मिली इक्विवेलेंट आ गया बेटा। फिर हमने क्या कर दिया, W की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दी, यहाँ से W कैलकुलेट हो गया आपके पास, और फिर हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, दैट इज परसेंटेज ऑफ मोर सॉल्ट। और परसेंटेज ऑफ मोर सॉल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्योर मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास परसेंटेज प्योरिटी आ गई दैट इज 78.4%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन दैट आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 100 मिलीग्राम ईच ऑफ फेरस ऑक्जेलेट एंड फेरस सल्फेट इन ए मिक्सचर इन एसिडिक मीडियम। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मैं इसमें एन फैक्टर की नॉलेज देना चाहता हूँ कि इसका एन फैक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए KMnO4 है, मींस MnO4 नेगेटिव है बेटा इसमें, क्योंकि पोटेशियम जो है वो डिसोसिएट होकर साइड हो जाएगा, तो इसलिए MnO4 नेगेटिव ई चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव। और किस में बेटा, ये एसिडिक मीडियम में चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव में, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी। और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +7 होता है, +7 से +2 में जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 का है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब इसका एन फैक्टर जो है दैट इज 5, तो इसका एन फैक्टर 5 आ रहा है बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, फेरस ऑक्जेलेट हो गया FeC2O4, ये है बेटा। तो इसमें इनको अगर डिसोसिएट करके आप लिखोगे तो ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव
और साथ में C2O4 2 नेगेटिव। तो यहां पे बेटा जो ऑक्सीडेशन होगी वो दोनों की होगी। फेरस ऑक्सिलेट जो है डिसोसिएट किया हमने Fe2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सिलेट आयन, तो यहां पे जो Fe2 पॉजिटिव है वो Fe3 पॉजिटिव में चेंज होगा बेटा, और साथ में जो आपके पास ऑक्सिलेट आयन है वो CO2 में चेंज होगा बेटा। अगर आप यहां पे देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है, जैसे 1 का चेंज यहाँ पे आया, 1 का इंक्रीज यहाँ आ रहा है बेटा, और यहाँ पे कितना +3 था ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से +4 में जा रहा है बेटा। तो एक में जो है एक का चेंज आ रहा है लेकिन 2 हैं, तो इसलिए इसमें जो n फैक्टर रहेगा दैट इज इक्वल टू 3 कैसे रहेगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, इस केस में 2 हो रहा है, और इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, दोनों में इंक्रीज ले रहे हैं बेटा बाय 1, तो टोटल जो इंक्रीज हुआ वो आपके पास 3 का इंक्रीज हो गया बेटा। और इसी तरह से आपको जो दूसरा दिया है इन्होंने दैट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है बेटा FeSO4, और यहाँ पे जो ये डिसोसिएट होगा Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट होगा बेटा, और ये जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगा, और सल्फेट आयन जो है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6 में प्रेजेंट है बेटा, तो इससे ज़्यादा जो है सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो एन फैक्टर है दैट इज ओनली 1, तो इस केस में एन फैक्टर 1 हुआ, इस केस में एन फैक्टर 3 हुआ, और इस केस में एन फैक्टर 5 हो रहा है बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई KMnO4 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और किसको कर रहा है बेटा, 100 मिलीग्राम हमने फेरस ऑक्सिलेट लिया है, और 100 मिलीग्राम ही हमने क्या लिया बेटा, फेरस सल्फेट लिया हुआ है, और एसिडिक मीडियम में। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मिली इक्विवेलेंट के ऊपर कर लीजिए आप इसको, मिली इक्विवेलेंट of KMnO4 that will be equal to milli equivalent of ferrous oxalate plus milli equivalent of ferrous sulfate, ये हो जाएगा बेटा। तो ये आपके पास क्या है, दोनों के जो है मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे बेटा, मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी दी है हमारे पास 0.1, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसके n फैक्टर से, तो इसका जो n फैक्टर है बेटा दैट इज 5, हमने कैलकुलेट किया है। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब हमने क्या किया, मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्मेलिटी बन गई, और जब नॉर्मेलिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास मिली इक्विवेलेंट बन गया बेटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो आपके पास आएगा 100 मिलीग्राम इन्होंने दे रखा है, और डिवाइड बाई आपके पास नीचे जो आपने लेना है दैट इज इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा। तो आप देखिए बेटा इसका जो मोलर मास हो फेरस ऑक्सिलेट का दैट इज 144 होता है। अब डिवाइड बाय n फैक्टर, तो इसका जो n फैक्टर है बेटा दैट इज 3 हमने कैलकुलेट किया है, प्लस में हो जाएगा आपके पास 100 मिलीग्राम। अब देखिए मिली इक्विवेलेंट कैसे आया बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, 100 मिलीग्राम है, और यहाँ पे जो मास है आपके पास, जो मोलर मास है इसका वो ग्राम में आएगा, तो इसको आप क्या कर दोगे बेटा, मिलीग्राम में चेंज कर दोगे, तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, वो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो आपके पास ये आ रहा है वो मिली इक्विवेलेंट के टर्म में आ रहा है बेटा। तो 100 डिवाइड बाई इसका जो होता है दैट इज 152 होता है बेटा फेरस सल्फेट का, और n फैक्टर आ गया इसका 1 बेटा। तो अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लोगे, तो वॉल्यूम अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो वॉल्यूम जो आएगा बेटा आपके पास, तो बेटा यहाँ पे जो वॉल्यूम आया आपके पास 5.48 ml, तो ये आपका आंसर हो गया बेटा इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था, तो ध्यान रखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट मास ऑफ फेरस ऑक्सिलेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय 100 ml of 0.1 मोलर पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। तो आपने इसमें क्या करना है, आप चाहे तो आप मिली इक्विवेलेंट की टर्म में इसको सॉल्व कर लीजिए, वैसे भी आपके पास हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट की टर्म से कर लीजिए, जैसे आपका मन हो उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो चलिए इजी जो रहेगा इसमें मिली इक्विवेलेंट की टर्म में रहेगा, तो फेरस ऑक्सिलेट है बेटा, फेरस ऑक्सिलेट। तो जैसे आपको पहले बताया एन फैक्टर हमें अलग से कैलकुलेट करते हैं, FeC2O4 है, ये डिसोसिएट हुआ बेटा, पहले बताया तुम्हें Fe2 पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव में,
और ये चेंज होता है बेटा दैट इज Fe3 पॉजिटिव प्लस CO2 में बेटा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2, क्योंकि यहाँ पे +3 है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +4 है, इसलिए एक एटम के कारण चेंज आया 1 का, और यहाँ पे एटम कितने हो गए 2, तो इसलिए 2 का चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2, और यहाँ पे +2 से किस में गया बेटा +3 में गया, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो इंक्रीज बाई 1। तो टोटल जो इंक्रीज हुआ बेटा यहाँ पे वो 3 हो गया, इसका मतलब एन फैक्टर जो रहेगा इसका वो 3 रहेगा बेटा। और इसी तरह से अगर हम डाइक्रोमेट आयन की बात करें तो Cr2O7 2 नेगेटिव, ये चेंज होगा बेटा किसमें, Cr3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 6, यहाँ पे 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई कितने से डिक्रीज हो जाएगा बेटा, दैट इज 6, क्योंकि यहाँ पे +6 से 3 में आया, एक एटम के कारण 3 का डिक्रीज है, 2 के कारण 6 का हो जाएगा बेटा। तो अब आपने क्या करना है कि भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट will be equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका बेटा, पोटासियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7, ये बराबर होंगे बेटा। अब आप क्या करें यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट फेरस ऑक्सलेट का निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा, W अपॉन इसका जो मोलर मास होता है बेटा दैट इज 144, और डिवाइड कर देंगे आप एन फैक्टर से, तो एन फैक्टर इसका आपने जो कैलकुलेट किया दैट इज 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा किससे, 1000 से। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में चेंज करें, ये जो टर्म आई आपके पास ये आई इक्विवेलेंट, तो आपने मिली इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए 1000 से इससे मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास मोलैरिटी दी हुई है 0.1, ये मोलैरिटी है बेटा। अगर आप इसको क्या करोगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका जो एन फैक्टर है दैट इज 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में अगर आप इसको ये नॉर्मेलिटी में चेंज हो गया, जब आपने क्या किया मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया वो नॉर्मेलिटी में चेंज हो गया बेटा। और नॉर्मेलिटी को जब आप क्या करोगे इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट का। अब कुछ नहीं बेटा, जस्ट आपने क्या करना है, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास क्या आएगा 0.1 इंटू 6 इंटू 50 और इंटू में 144 डिवाइड बाई 1000 इंटू 3। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आपके पास आपका आंसर होगा। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए, तो ये 1 बच गया और 6 इंटू 5 दैट इज 30, और एक और एक्स्ट्रा जीरो है इसमें, और इंटू में 144 डिवाइड बाई 1000 है बेटा आपके पास, और एक जो जीरो आई है वो इस 0.1 के नीचे आई है जीरो, दैट इज क्योंकि इसको 1 नहीं लिया हमने तो 10 इसका नीचे आया है बेटा, और इंटू में क्या है बेटा 3 है, क्लियर। तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 3 से 3 चला जाएगा बेटा, तो आपके पास जो डायरेक्ट बचा बेटा ये दैट इज 144 अपॉन 100, ठीक है। 144 अपॉन में क्या हो गया बेटा 100 आ गया, तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है दैट इज 1.44 ग्राम। तो इतना जो आपके पास मास को ये ऑक्सीडाइज करेगा 144 ग्राम को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, ठीक है। और अगर सपोज करो यहाँ पे आपके पास फेरिक ऑक्सलेट होता, ये बता देता हूं आपको, यहाँ पे फेरिक ऑक्सलेट का जो फॉर्मूला होगा Fe2C2O4 थ्राइस, ये फॉर्मूला रहेगा बेटा। अगर इसके लिए एन फैक्टर आपसे पूछा जाए कि भाई फेरिक ऑक्सलेट के लिए एन फैक्टर कितना होगा, तो आप देखिए फेरिक जो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पहले तो आप इनको डिसोसिएट करोगे तो Fe3 पॉजिटिव और साथ में ऑक्सलेट दैट इज C2O4 2 नेगेटिव इसमें होगा बेटा। तो ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, और ये जो ऑक्सलेट आयन है वो CO2 में चेंज हो जाएगा। इट मींस इसमें कितने का इंक्रीज आएगा बेटा, दैट इज 2, तो इसमें एन फैक्टर जो होगा वो 2 आ जाएगा बेटा आपके पास, क्लियर। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी जो है। तो बाकी नेक्स्ट जो है आपके पास देखते हैं किस तरह से क्या रहता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको दिया गया क्वांटिटी ऑफ 8.6 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, कोई मेटल का ऑक्साइड है आपके पास, मेटल ऑक्साइड है, और इसका जो मास दिया बेटा आपको कितना दिया 8.6 ग्राम दे रखा है, और क्या बोला गया रिएक्ट कंप्लीटली विद हाइड्रोजन, तो इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया।
जब हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया गया, इट गिव और इट इल्ड 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, मींस ये मेटल देगा साथ में, और साथ में क्या देगा बेटा आपके पास, वाटर देगा। तो इन्होंने क्या बोला कि वाटर दो जो दे रहा है हमें, ये दे रहा है 1.8 ग्राम। क्लियर। तो आपको बोला गया कि आप यहां से इक्विवेलेंट वेट जो है वो मेटल का कैलकुलेट करना है आपको बेटा। देखिए सब कुछ यहीं से होगा। ये देखिए, अगर आपको इक्विवेलेंट की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी अगर वो समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली कर सकते हैं बेटा। देखिए वाटर दी आपको 1.8 ग्राम, हमें पहले तो ये निकालना है कि मेटल ऑक्साइड में से कितनी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर उसने निकाला है। तो आप क्या करेंगे कि आपको यहां से तो यहां से आपके पास 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन ऑक्सीजन। तो कितनी होगी बेटा 18 ग्राम में, दैट इज 16 ग्राम। और आपको वाटर का मास कितना दिया, 1.8 ग्राम दिया बेटा। तो 1.8 ग्राम में आपके पास 1.6 ग्राम क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज ऑक्सीजन हो जाएगी। तो यहां से आपके पास अब क्वेश्चन शुरू होता है कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना आ रहा है बेटा, दैट इज 8.6 ग्राम। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी बेटा, दैट इज 1.6 ग्राम। एंड देन मास ऑफ मेटल कितना होगा बेटा, मास ऑफ मेटल इन ऑक्साइड में कितना होगा बेटा, दैट इज, क्या कर लो, ऑक्साइड में से इसका ऑक्सीजन का मास जब आप माइनस करोगे दैट बिकम्स 7 ग्राम। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू definition of equivalent, what is the equivalent weight, that is mass or quantity of substance or element that combined with 8 gram of oxygen, कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितनी क्वांटिटी जो है वो मेटल की कंबाइंड होती है, दैट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से इस क्वेश्चन से देखिए आप, इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 ग्राम जो है 7 ग्राम ऑफ मेटल के साथ कंबाइंड हो रहा है। 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद मेटल, कितनी मेटल के साथ हो रहा है बेटा, दैट इज 7 ग्राम के साथ हो रहा है भाई। ठीक है। अब बेटा आपको कितने के लिए चाहिए होता है, 8 ग्राम के लिए चाहिए होता है। तो 8 ग्राम के लिए आपके पास कितना आ रहा है, 7/1.6 इंटू 8, ये आएगा जी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 7/0.2, ठीक है। और ये हो गया 70/2, दैट इज 35 ग्राम। तो ये आपके पास आंसर हो गया बेटा इसका। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है। तो आज जो था हमारा जो रिडॉक्स का और इक्विवेलेंट का जो हमारा टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, वो करेंगे हम स्टोइकियोमेट्री और साथ में लिमिटिंग रीजेंट, ये वाला टॉपिक आपको करवाया जाएगा बेटा। तो आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक्स।